आज हम बात करने वाले हैं दोहरा लेखा प्रणाली की। दोहरा लेखा प्रणाली से टीजीटी और पीजीटी दोनों में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। उन क्वेश्चनों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन इसका थोड़ी-सी हिस्ट्री है, वो थोड़ी-सी हम हिस्ट्री को पहले देख लें, समझ लें। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे टीजीटी और पीजीटी में। जैसे लिखा हुआ है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक लूकास पेसियोली को माना जाता है। एक क्वेश्चन यहीं पर हमारा तैयार हो गया है कि जो दोहरा लेखा प्रणाली है, इसके जो जनक हैं वो लूकास पेसियोली हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जो दोहरा लेखा प्रणाली है, इसको कई और नामों से भी जानते हैं। जैसे व्यापारिक बहीखाता प्रणाली भी इसको कहा जाता है। पाश्चात्य बहीखाता प्रणाली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पश्चिम देशों में इसका बहुत बोलबाला था। तो कई सारे तो ये क्वेश्चन हमारे पास में हो गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है। पहला एक क्वेश्चन, इसके जनक लूकास पेसियोली। दूसरा, इसका जो आविष्कार हुआ वो आविष्कार हुआ, तो आविष्कार वर्ष से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1494 में इसका आविष्कार हुआ। इसका जो आविष्कार माना जाता है 1494 से माना जाता है। आविष्कार कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, कहाँ से इसका शुरुआत हुई, वो देश का नाम है इटली। इटली से इसका आविष्कार शुरू हुआ था। अब इटली में ये सब हमारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। इटली का जो शहर था, वो शहर था वेनिस शहर। इटली का वेनिस शहर। सर्वप्रथम इसका प्रकाशन किस पुस्तक में हुआ, वो पुस्तक का नाम हमारे पास है दी कंप्यूटिस्ट स्क्रप्चरिस। इस पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ। प्रकाशन किसने कराया, तो प्रकाशन जो कराया था लूकास पेसियोली ने कराया था। लूकास पेसियोली, इन्होंने इसका प्रकाशन कराया था, इसीलिए इसको इन्हीं को जनक इसका माना जाने लगा है। तो इतने सारे क्वेश्चन तो यहाँ से इसमें तैयार हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास में, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम बार प्रकाशित कराने वाला व्यक्ति कौन था। तो यहाँ पर जैसे कि नाम दे रखे हैं, अल्फ्रेड मार्शल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फेयोल, लूकास पेसियोली। तो यहाँ अभी आपको पूरा पैराग्राफ दिखाया था, उसके अनुसार जो इसका आंसर है लूकास पेसियोली है। इन्होंने ही प्रकाशन इसका कराया था, यही इसके जनक हैं। अगला क्वेश्चन आता है, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार कब हुआ। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जो आविष्कार हुआ था, अभी आपको दिखाया था 1494 में, इटली के वेनिस शहर में। ये चीज़ें हमें याद रखने की हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है, दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ, ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। ये जो दो देशों के नाम दे रखे हैं, इटली और इंग्लैंड, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये इटली इसका राइट आंसर होगा। भारत अमेरिका में इसका आविष्कार नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। कौन एक दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है। तो क्रय बढ़ाता है नामे, आय घटाती है जमा। व्यय बढ़ाता है नामे, आय घटाती है जमा। प्राप्त करता है नामे, प्रदाता है जमा। और डी ऑप्शन इसका है, प्राप्त करता है जमा, प्रदाता है नामे। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा सी, प्राप्त करता है नामे और प्रदाता है जमा। व्यक्तिगत खाते हैं ये, तो व्यक्तिगत खातों में ये होता है कि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो डेबिट होता है और देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है। उसी के आधार पर ये आंसर राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि कोई माल उधार क्रय किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नामे किया जाएगा। यदि कोई माल उधार
करने की यहाँ पर बात है। जब माल उधार क्रय किया जाता है तो इसकी जो एंट्री होती है वो एंट्री हमारे पास में क्या होती है, उस एंट्री को हमें मालूम होना चाहिए। जब माल उधार खरीदते हैं तो लेखा ये होता है, परचेस अकाउंट डीआर होता है, परचेस अकाउंट डीआर होता है। और टू, अगर नकद खरीदा गया होता है तो कैश अकाउंट लिख दिया जाता है। उधार खरीदा गया है तो उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिससे माल खरीदा गया है। मान कर के चलें जैन से माल खरीदा है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा जैन। तो यहाँ जो डेबिट हुआ वो हुआ परचेस अकाउंट। तो इसका राइट आंसर क्रय होगा। डी। अगला क्वेश्चन आता है, प्रवर्तक द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरित नगद को डेबिट किया जाता है तो किस में डेबिट किया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, आहरण खाते में। अगर हम इसका जर्नल में लेखा करेंगे तो जर्नल में लेखा होगा ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, अगर जर्नल में लेखा कर रहे हैं तब। ड्राइंग्स अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट, ये इसका लेखा होता है। ये जर्नल में लिखा है। जब हम अकाउंट की तरफ चलेंगे तो अकाउंट में जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो पूंजी खाते में आहरण खाता डेबिट होगा, और जब हम आहरण खाता बनाएंगे तब उसमें डेबिट, तब भी उसमें डेबिट होगा लेकिन वो कैश के नाम से होगा। लेकिन यहाँ जो होगा वो आहरण खाता जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विक्रय में सम्मिलित है मौखिक संप्रेषण, आमने सामने की बातचीत, ग्राहकों से बातचीत, उपयोग, सभी। तो यहाँ व्यक्तिगत जो विक्रय है, व्यक्तिगत विक्रय यानी इसको विक्रय कला के अंतर्गत रखा जाता है और ये सभी कुछ उसके अंदर होने चाहिए। यानी आंसर डी इसका राइट होगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन 8 आता है, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं होता है। ऑप्शन है अधिसंख्यक श्रोता पर, व्यक्तिगत संपर्क पर, दो तरफा संप्रेषण पर, तुरंत प्रतिपुष्टि पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले क्वेश्चन को देखें, व्यक्तिगत विक्रय लक्षित नहीं है, या नेगेटिव आंसर की यहाँ बात कह रहा है। तो राइट आंसर ए इसका होगा, अधिसंख्यक श्रोताओं पर लक्षित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम मात्र का खाता है? नाम मात्र का खाता। तो यह नाम मात्र का जो खाता होगा वो आंसर ए होगा, ब्याज खाता। लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन है, लेखांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन है अभिलेखन करना, तो ये तो शामिल है। वर्गीकरण करना, ये भी शामिल है। सरलीकृत करना, सरल करना ये इसमें शामिल नहीं है। यही इसका राइट आंसर होगा, सारांशीकरण करना ये है, इसमें होता है सम्मिलित। तो यहाँ पूछा है नेगेटिव आंसर शामिल नहीं है, तो यहाँ सरलीकृत करना आंसर इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आता है, वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी हुई रकम और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। इसमें ऑप्शन ना भी देखें तब भी समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ जो ऑप्शन है, प्रकटीकरण की परंपरा, एक रूपता की परंपरा, यहाँ परंपरा की बात चल रही है, रूढ़िवादिता की परंपरा, प्रकटीकरण व एक रूपता की परंपरा, यहाँ 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो रूढ़िवादिता की परंपरा होगा, क्योंकि संदिग्ध ऋणों के लिए जो प्रावधान किया जाता है वो रूढ़िवादिता के परंपरा के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो इसका
रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन आता है वसूली खाता होता है। वसूली खाता एक व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है, वास्तविक खाता है या उचंत खाता है। तो पहले ये देखें वसूली खाता बनता कब है। तो वसूली खाता जो बनता है वो फर्म के समापन के समय बनता है, और फर्म के समापन के समय जब ये वसूली खाता बनता है तब उस समय इसको नाम दिया जाता है। ये नाम मात्र का खाता होता है, कोई स्थायी खाता ये नहीं होता है, नाम मात्र का खाता होता है, यानी वी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है। आंसर आपको दिख भी गया था स्क्रॉल करते समय। तो क्रय, क्रय जो है वो चल संपत्ति नहीं है। बाकी देनदार, पूर्वदत्त, व्यय, स्टॉक ये सब चल संपत्ति हैं, लेकिन क्रय चल संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा। किसमें डेबिट शेष होगा। तो यहाँ जो डेबिट शेष होगा वो होगा बैंक ऋण है, पेश की प्राप्त आय है, संदिग्ध ऋणों के लिए संचित है, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय पर अभिलेखन होगा। विक्रय रोजनामचा में, सामान्य रोजनामचे में, रोकड़ पुस्तक में, विक्रय खाता में। तो विक्रय रोजनामचे में जो है यहाँ जो हाँ ऑप्शन है विक्रय रोजनामचा, सामान्य रोजनामचा, तो राइट आंसर जो होगा वो सामान्य रोजनामचा होगा। सामान्य रोजनामचे में ही लेखा इसका किया जाएगा। रोकड़ पुस्तक में नगद का होगा, विक्रय खाता में उधार विक्रय का लेखा होगा। तो इस तरह से राइट आंसर सामान्य रोजनामचा होगा। कमीशन अग्रिम प्राप्त की, कमीशन अग्रिम प्राप्त की है, इसकी प्रकृति क्या होगी। कमीशन अग्रिम प्राप्त की, तो इसकी जो प्रकृति होगी, ऑप्शन दे रखा वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अवास्तविक नाम मात्र, व्यक्तिगत खाता। इसका जो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत खाता होगा, ये वास्तविक खाता नहीं होगा, अवास्तविक नहीं होगा। अवास्तविक जो है नाम मात्र का खाते को भी अवास्तविक बोला जाता है, तो ये व्यक्तिगत खाता होगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें। कमीशन अग्रिम प्राप्त की है, कमीशन जब अग्रिम प्राप्त की है तो ये एक व्यक्तिगत खाता प्रतिनिधित्व करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों के लिखने की प्रणाली को कहा जाता है दोहरा खाता प्रणाली। क्वेश्चन को जरूर ध्यान से देख लें और ऑप्शन को जरूर ध्यान देख लें। पहले नंबर पर दोहरा खाता प्रणाली मिल जाती है, ज़्यादातर लोग इसी को टिक कर देते हैं, आगे को ऑप्शन को नहीं देखते हैं। आगे को ऑप्शन को हमें जरूर देखना चाहिए। दूसरा दे रखा है एकहरा लेखा प्रणाली, तीसरा दे रखा है दोहरा लेखा प्रणाली और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए नहीं होगा, बी सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा, दोहरा लेखा प्रणाली। क्वेश्चन 18 है, दोहरा लेखा प्रणाली के प्रवर्तक पेशियोली निवासी थे। तो ये कहाँ के निवासी थे, आपने शुरू में ही पैराग्राफ में आपको ये बता दिया, समझा दिया था, ये इटली के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेखा पुस्तकों में ना दर्ज किए जाने वाला एक मात्र खाता होता है, जिसका लेखा पुस्तकों में लेखा नहीं होता है। ख्याति का लेखा होता है, विशेष छूट कोई दी जाती है उसका होता है, नगद छूट दी जाती है उसका होता है, व्यापारिक छूट का लेखा नहीं होता। राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 20 खातों में दर्ज नहीं होता। इसका आंसर आपको दिख भी गया होगा, स्क्रॉल करते समय दिख गया था। खातों में दर्ज नहीं होता, लाभ और हानि दर्ज होता है, दायित्व दर्ज होता है, संपत्ति दर्ज होता है, कर्मचारियों की संख्या इसमें दर्ज नहीं होती है, क्योंकि उसी को दर्ज किया जाता है जिसको मुद्रा में मापा जा सके। तो राइट आंसर कर्मचारियों की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? यहाँ लिखा आहरण खाता, बैंक खाता, पूर्वदत्त किराया खाता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो उपरोक्त सभी, ये सभी खाते व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, सकल लाभ बराबर होता है। सकल लाभ, यहाँ सकल लाभ पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है विक्रय माइनस अंतिम रहतिया, विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। आपने अगर फाइनल अकाउंट्स अगर बनाए होंगे, सीखे होंगे, तो उनमें देखा होगा सकल लाभ बनाने के लिए हमें व्यापार खाता बनाना होता है, व्यापारिक खाता। उसमें सकल लाभ ज्ञात हो करते हैं, तो उसको अगर बनाया तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा विक्रय माइनस बेचे गए माल की लागत। तो इस तरह से सकल लाभ निकल करके आ जाता है। बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? देय विपत्र खाता एक व्यक्तिगत खाता है, बैंक ऋण खाता एक नाम मात्र खाता है, पूर्वदत्त वेतन खाता एक नाम मात्र का खाता है, उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर यहाँ पर राइट होगा। बैंक ऋण खाता एक नाम मात्र, कंफ्यूजन है यहाँ, बैंक ऋण या उपार्जित ब्याज खाता। उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता सही हो, उपार्जित ब्याज खाता होगा। कथन सही पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है, ये राइट आंसर है। कि बैंक ऋण खाता एक नाम मात्र खाता, नाम मात्र ठीक है, ये व्यक्तिगत खाता वो नाम मात्र है, ठीक है। तो डी आंसर इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्लियर हो गया, डी इसका सही है, उपार्जित ब्याज खाता एक व्यक्तिगत खाता है। क्वेश्चन 24 है, दोहरा खाता प्रणाली प्रयुक्त होती है। अब दोहरा खाता प्रणाली, या दोहरा लेखा प्रणाली नहीं, दोहरा खाता प्रणाली की यहाँ पर बात हो रही है। दोहरा खाता प्रणाली जो प्रयुक्त होती है उपभोक्ता उद्योगों के लिए, रसायन उद्योगों के लिए, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए, सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था के लिए। तो सार्वजनिक उपयोगिता वाली संस्था है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। आंसर इसका राइट होगा डी। निम्न में से कौन सा चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता? चालू संपत्ति, तो आंसर ऑप्शन में यहाँ दे रखा है देनदार, रोकड़, ख्याति, व्यापारिक स्टॉक। देनदार, रोकड़, ख्याति। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ख्याति। देनदार, रोकड़ और व्यापारिक स्टॉक ये चालू संपत्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर जो पूछा है शामिल नहीं, नेगेटिव आंसर यहाँ पूछा है, तो नेगेटिव है ख्याति, ख्याति। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी लेन देन की खतौनी का अर्थ है उस लेन देन को ऑप्शन में किन्हीं दो खातों में लिखना है, संबंधित खाते के डेबिट पक्ष में लिखना है, संबंधित खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखना है, और संबंधित दो खातों के उचित पक्ष में लिखना है। जब खतौनी की जाती है तो हम जर्नल में जब कोई भी लेखा करते हैं तो दो खाते प्रभावित होते हैं। जब दो खाते प्रभावित होते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं, तो उसकी खतौनी भी दो अलग अलग खातों में होगी, लेकिन उचित पक्ष में होगी। इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है,
क्रेता की पुस्तकों में संपत्ति की मूल कीमत से संपत्ति खाता डेबिट किया जाता है और कुल ब्याज की धनराशि से, यहाँ खाते का हमें नाम देना है जो यहाँ खाली कॉलम हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, डेबिट किया जाता है। तो क्या डेबिट किया जाता है? ऑप्शन है ब्याज खाता, ब्याज संदेह खाता, विक्रेता खाता, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ब्याज संदेह खाता है, ये राइट आंसर होगा, ब्याज संदेह खाता। अगला क्वेश्चन आता है, व्यावसायिक संपत्ति के उधार विक्रय का अभिलेखन होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी आ चुका है। सामान्य रोज नामचा में इसका लेखा होगा। कमीशन अग्रिम प्राप्त की प्रकृति है, कमीशन अग्रिम प्राप्त। तो कमीशन जब अग्रिम प्राप्त होता है, ये खाता बन जाता है, वास्तविक खाता हमारा कहलाएगा। आंसर ए इसका राइट होगा। निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? निम्नलिखित मदों में से किसमें डेबिट शेष होगा? बैंक ऋण, पेशगी प्राप्त आय, संदिग्ध ऋणों के लिए संचित, पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम। तो इसका राइट आंसर जो होगा पूर्वदत्त बीमा प्रीमियम, डी आंसर इसका राइट होगा। 31वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यापारिक सौदा नहीं है? यहाँ आंसर जो पूछा है वो नेगेटिव पूछा है, व्यापारिक सौदा नहीं है। व्यापार के लिए 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, ये तो व्यापारिक लेन देन है। कर्मचारियों का वेतन 6,000 रुपये भुगतान किया, व्यापारिक लेन देन है। लड़के की फीस का, यानी जो मालिक है व्यापार का, उसने अपने लड़के की फीस का 5,000 रुपये अपने व्यक्तिगत खाते से भुगतान किया है, यानी व्यापार खाते से नहीं, अपने व्यक्तिगत खाते से। तो ये व्यापारिक सौदा नहीं है। अगला ऑप्शन फिर भी इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है लड़के की फीस का 2,000 रुपये व्यापार से भुगतान किया, व्यापार से भुगतान किया है तो ये आहरण खाते में जाएगा, यानी व्यापारिक सौदा है ये। राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। लेखांकन का मूल सिद्धांत पाने वाला व्यक्ति डेबिट, पाने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट, पाने वाला देने वाले व्यक्ति या कंपनी होते हैं, लागू होता है लाभानी खाते में, वास्तविक खाते में, व्यक्तिगत खाते में, रोकड़ खाते में। पाने वाला और देने वाला एक व्यक्ति या कंपनी होगी जो कि व्यक्तिगत खाते हैं, तो इसका ये व्यक्तिगत खाते में होगा, सी आंसर राइट होगा। क्वेश्चन 33 है, डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के। डेबिट बराबर होता है क्रेडिट के किन परिस्थितियों में? वो परिस्थितियां देखें। लेखांकन में कभी कभी सत्य है ये, लेखांकन में कभी कभी गलत है, विशेष परिस्थितियों में सत्य है, लेखांकन में हमेशा। स्क्रॉल करते हुए भी आपने देख लिया होगा आंसर सी, वो जो डी ऑप्शन जो इसका डी, लेखांकन में हमेशा, ये हमेशा सत्य बात है, गलत नहीं है, बिल्कुल हमेशा सत्य है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एक नियम है। तो ये नियम, डेबिट द रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, गिवर यानी देने वाला, तो व्यक्तिगत खाते से ही संबंधित है, यानी बी राइट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा नाममात्र खाते के अंतर्गत आता है? नाम मात्र का खाता है, व्यक्तिगत खाता नहीं, नाम मात्र का खाता है। अशुद्ध ऋण की वापसी, बैंक खाता, बिल भुगतान खाता, आहरण खाता। आहरण खाता व्यक्तिगत खाता, बैंक खाता व्यक्तिगत खाता, बिल भुगतान खाता। यहाँ पर ए आंसर राइट होगा, अशुद्ध ऋण की वापसी। नाम मात्र खाता है मजदूरी खाता, पेटेंट खाता, अग्रिम खाता, ये सभी नाम मात्र की यहाँ बात आ रही है। तो ये यहाँ भी राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, मजदूरी खाता। ये नाम मात्र का खाता है। व्यक्तिगत खाता ये जब होता जब प्रतिनिधित्व किया जा रहा होता।
अगला क्वेश्चन, वास्तविक डूबी रकम के पूर्वानुमान में डूबी रकम और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान बनाने का आधार है। ज़्यादा देखने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, रूढ़िवादिता की परंपरा है, जिसका अर्थ सबको मालूम है कि भविष्य में संभावित हानियों की व्यवस्था कर ली जाए, लाभों की कोई चिंता ना की जाए। लाभ तो होना ही है। अगला क्वेश्चन है गैप। गैप जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर भी इसको मैंने लॉन्ग फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग। ये आवश्यक है, तो काय में आवश्यक है? लेखांकन में वैश्विक संयोजन, वैल्यू, मूल्य, जर्नल। यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ए, लेखांकन में वैश्विक संयोजन। ए बिल्कुल राइट आंसर, ए ही है इसका राइट आंसर। जो यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है इसका आंसर सी, ये आंसर यहाँ गलत है। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें। गैप आवश्यक है लेखांकन में समूहीकरण, समानता बनाने के नहीं, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए होगा। जो यहाँ आंसर ये दे रखा है ये गलत है। देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना। इसका आंसर जो यहाँ लिखा हुआ है जो कि ये गलत है, ए वाला राइट आंसर इसका होगा। निम्न में से कौन एक व्यावसायिक क्रिया नहीं है? एक व्यक्ति अपना पुराना टीवी बेचकर 500 रुपये लाभ कमाता है। व्यापार के अर्थ में आपको बताया गया है ऐसा कोई भी कार्य अथवा उद्यम जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यापार के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन व्यापार में निरंतरता होनी चाहिए। तो इसमें निरंतरता नहीं है ए वाले पॉइंट में। एक व्यक्ति अपने घर का पुराना टीवी बेच रहा है और उसको बेचने पर उसको 500 का लाभ कमा लिया है। एक बीमा कंपनी की क्रिया, यहाँ पे आंसर जो पूछा है वो नेगेटिव पूछा है, व्यावसायिक क्रिया नहीं है। एक बीमा कंपनी की क्रिया व्यावसायिक क्रिया है। एक प्रोविजन स्टोर यानी किराना स्टोर जो भी है वो व्यापार के अंतर्गत है। एक होटल में खाना पकाना और बेचना ये भी लगातार है, निरंतरता है। तो नेगेटिव आंसर इसका ए आंसर राइट होगा। जन उपयोगी संस्थाओं में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन पद्धति है। यहाँ देखें, जन उपयोगी संस्थाओं में सबसे अधिक प्रचलित लेखांकन प्रणाली है दोहरी प्रविष्टि पद्धति, दोहरा खाता प्रणाली, इकहरा प्रविष्टि पद्धति, सरकारी लेखांकन पद्धति। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा दोहरा खाता प्रणाली। ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए थे जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली की बात थी, लेकिन यहाँ पर दोहरा खाता प्रणाली है। राइट आंसर इसका वी आंसर होगा। तो ये हमारे पास में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए, प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर सकते हैं।